तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, होनहार बच्चे हैं जिनके आप रूबरू भी होते रहते हैं। तो आज हम जिस स्कूल में बैठे हुए हैं, इस स्कूल में मैं भी पढ़ चुका हूँ। प्लस टू पास मैंने इसी स्कूल से किया था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये स्कूल। तो एक बहुत ही अच्छे, पिछले साल की बात करते हैं तो IIT के लिए कुछ छात्रों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ से। 19 साल सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो एक गरीब परिवार से अगर कहें तब भी कोई मतलब बात नहीं है, तो एक गरीब परिवार से हैं। और दूसरी बात है कि पिताजी जो है वो एक फार्मर है, यानी कि किसान है। और उसके बाद में इस लड़की ने, जो हमारे साथ में ये लड़की है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मेहनत की है। मेहनत करने के बावजूद इन्होंने पूरे 500 में से 492 अंक प्राप्त किए हैं 10वीं क्लास में, 10वीं कक्षा में। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, इतने ज़्यादा अंक एक प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके एक बच्चा लेता है। तो आपको बताना चाहूँगा सर, पढ़ाई जो है भोजवा से सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस स्कूल की जो बात करते हैं, इसका इतिहास अगर आप उठा करके देखते हो तो एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई के नाम के ऊपर कोई चोरी नहीं होती है। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, जितना भी यहाँ पे काम करने वाले जितने भी अध्यापक गुरुजी लोग हैं, वो एक बहुत ही सेंसियर तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। तो आज मैं मुलाकात करवा रहा हूँ कि बिटिया से, और बिटिया ने किस तरह से ये हासिल किया है और इनका पेरेंट्स का क्या सहयोग रहा है इसके अंदर, तो मैं बात करता हूँ। बिटिया, आपका नाम बताओ पहले। प्रिया। पापा का नाम क्या है, गाँव कौन सा है? तो बेटा, जैसे कि आपने ये जो मेहनत करके ये आपने अंक प्राप्त किए हैं, आपने किस तरह की पढ़ाई शुरू की, आपने क्या सोचा, क्या टारगेट रखा, कि आपको क्या था? हरियाणा में तो बनने का था, तो टाइम में था, लेकिन जो एग्जाम्स हुए उनकी वजह से थोड़े कम मार्क्स आए, उनकी वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पाई। और इसके साथ साथ मैं अपनी सक्सेस का पूरा जो सक्सेस के लिए मैं अपने टीचर्स का, अपने फैमिली मेम्बर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरा मुझे मोटिवेट किया, और उनकी वजह से मैं इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाई। तो आपने जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल था वो किस तरह का शेड्यूल था? आपने 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई, कितने घंटे आपने स्कूल का और काम किया, और कितने घंटे आपने घर के ऊपर काम किया, कितना वक्त? मैं स्कूल के साथ साथ घर में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी, सुबह और दोपहर को और शाम को, फिर सोने से पहले भी पढ़ती थी। और इसके साथ साथ स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती थी। स्कूल में रिविजन और एक्स्ट्रा होमवर्क सब कुछ करवाई जाती थी, और घर का काम मम्मी के काम में भी आता था। कितना घंटा पढ़ते थे? कि क्या, देखो बहुत सारे बच्चे बेटा एक दूसरे को देख करके ना मोटिवेट होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे घर के ऊपर, वो बताओ। 7 से 8 मतलब क्या शेड्यूल था आपका घर पे पढ़ने का? स्कूल की छुट्टी होती थी, उसके बाद में आप स्कूल पे जाते थे, तो घर पे जाते थे, तो वो क्या शेड्यूल होता था कि किस टाइम पे आपको क्या करना होता था? सुबह में जल्दी उठकर हमारा स्कूल 7 बजे लगता था, तो मैं 4 बजे उठ के 4 से 6 बजे पढ़ती थी सुबह, और फिर स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल में आ जाती थी। और फिर 12:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी, 1 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ। 1 बजे के बाद खाना खाते हो, फिर थोड़ा फ्रेश होकर और फिर पढ़ने लग जाती थी। फिर लगभग 2 से 4 बजे तक पढ़ती थी, और फिर शाम को 5 से 7 बजे तक सोने से पहले। अच्छा, तो उसके बाद में जैसे कि आपको प्रेरित मैन किसने किया कि आपने किसी से सीख लिया कि मेरे को इसमें पढ़ना है या इसमें अंक प्राप्त किए हैं, तो किससे प्रेरित हुए आप? जो पिछली बार टेंथ रिजल्ट आया था उसमें आयुष ने 95.4% हासिल की थी, तो मैंने ये बना लिया था कि मुझे इनसे तो पास मार्क्स प्राप्त करने हैं, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की। मैंने टारगेट बनाया, एक तो हरियाणा टॉपर का और एक 300%। फिर मैंने अपनी टारगेट प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, और फिर मैंने 98.4%। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हमारे दुआएं भी आपके साथ में, क्या वो आगे भी बढ़ेंगे। एक चीज़ और बताइएगा, इसमें आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको कितना सहयोग रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटे ये करो, वो करो, घर का ये करो, वो करो, पढ़ाई कैसी रहेगी, और काफ़ी सारे पेरेंट्स सीरियस होते हैं। तो क्या सहयोग रहा है आपके पेरेंट्स से? मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और दूसरे तक कर जाऊँ। वे ये नहीं चाहते थे कि मैं घर के कामों में रहूँ, मैं पढ़ाई करूँ, इसलिए वो रोज़ मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। उनका पूरा सहयोग था। तो आपके साथ में आपकी मम्मी थी?
तो मैम आपका नाम? मैम जैसे कि आप बच्चे की खुशी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले की बात करें तो इस बच्चे ने क्या पढ़ना है 500 से, तो आप क्या कहते हैं? मैं तो ये अध्यापकों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने अच्छा पढ़ाया और इसको अच्छी तरह से हर चीज़ पे ध्यान देते थे। ये एक आध बार थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर हो जाए बच्चा नहीं आती स्कूल में तो भी फोन जाता था कि भाई आज पीरियड क्यों है। मतलब पूरी तरह से केयर किया गया था कि भाई इस बच्चे के ऊपर पूरा फोकस था एक तरह से। तो बेटा चलिए जो आपकी जो पूरी जो आपको इस स्टडी को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, तो वो कितना समय और किस तरह की मदद की? वे कहते थे कि भी पढ़ाई करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो पहले जो मान रहे हैं उनके बारे में बताते थे, उन्हें भी कहते थे, उनके बारे में बताते हुए कहते थे कि उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी बहुत अच्छे पदों पर चले हैं, इसलिए वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास में रहते थे और बहुत अच्छे पढ़ाते थे। एक चीज़ और आ रही है बेटा, देखो आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? 41 आप कौन सी सेक्शन में थे? ए सेक्शन, कितने सेक्शन थे टोटल? 4 सेक्शन। तो इतना तो पता होगा कि रिजल्ट क्या रहा आपका, कितने परसेंटेज रहा होगा ओवरऑल? अच्छा। तो आपका जो रिजल्ट रहा है 98.4% रहा है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे आपकी सुन रहे होंगे या फिर आपके आसपास है? सेकेंड पोजीशन है मोहित की, उसकी 97%, थर्ड पोजीशन पर हिमांशु, उसके 94%। और सबसे नीचे कितना परसेंटेज रहा है, आइडिया कुछ? देखो मैं एक दोस्त को आपको बताना चाहूँगा कि एक क्लास में जैसे बेटिया ने बताया कि 40 स्टूडेंट्स एक क्लास, 41 स्टूडेंट्स एक क्लास में, पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही है, मतलब एक तरह से सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर अलग अलग है। एक बिटिया को 98.4% आ रहा है और किसी न किसी बच्चे को शायद हो सकता है कि 70% भी आया होगा, 71 भी आया होगा या 80 भी आया होगा। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चा सीरियस होकर के अगर पढ़ता है तो आपके सामने रिजल्ट है, और सीरियस होकर नहीं पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे उसी क्लास में ऐसे हैं जिनकी बहुत कम परसेंटेज भी आए हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई बच्चा फेल भी हुआ होगा, हो सकता है कंपार्टमेंट भी आया होगा सेम क्लास में। तो बात हम ये कहते हैं कि कई बार ये बोल देते हैं, पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि हमारे बच्चे को टीचर्स ने पढ़ाया नहीं सही तरीके से, मतलब हमारा बच्चा ना कमज़ोर हो गया, पढ़ाते नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन ये वहम है सिर्फ, और गलत वहम है। आपके सामने रिजल्ट है, एक सरकारी स्कूल की छात्रा ने 98.4% यहाँ पे हासिल किए हैं। और बेटा कह रही है कि जैसे कि अगर 2 एग्ज़ाम और हो जाते, ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं टॉप 10 में आता। ये बिटिया का कहना है। तो बेटा एम क्या है आपका, किस तरह का आप आगे बढ़ रहे हो, किस तरह का एम है? मेरा तो एम IAS क्यों ऐसा क्यों आपके दिल में आया कि मैं IAS बनूं और मैं देश की सेवा करूं? ऐसा क्यों आया, क्या सेवा भावना उत्पन्न हुई आपको? एक बार हमारे टीचर ने बताया था जब मैं 8th क्लास में थी, तो एक ऐसा लड़का था जो बहुत दूर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो IAS बना और उसको बहुत नाम हुआ। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं भी IAS बनूँगी और देश की सेवा करूँगी, देश का भला करूँगी, क्योंकि एक IAS ही अपने देश को सही ढंग से भला कर सकती है। तो आपने बेटा ये गोल बना रखा है, अपनी टारगेट बना रखा है? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी मोटिवेशनल क्लासेस में बोलता हूँ कि हमें अगर किसी स्थान पे पहुंचना है तो सबसे पहले वो जगह को हमें निर्धारित करना पड़ेगा, उसको हमें गोल करना पड़ेगा, उस पर हमें चिन्हित करना पड़ेगा। उसके बाद में उसके बीच में जो भी परेशानी आती है हमारे से साथ में टकराती है, उन परेशानियों से हमें जूझना पड़ेगा। अगर उन परेशानियों को हम सिंपल करते हुए अगर उनको हमें अगर एहसास नहीं हुआ तो हम जिस गोल पे तो पहुंच सकते हैं 1%, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में आरक्षण का जो पढ़ाई को लेकर के जो एक मुद्दा चला हुआ है वो एक बहुत ही गंभीर है। आरक्षण अभी देखिए, मैं यहाँ पे किसी कास्ट वाइज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अगर एक व्यक्ति जनरल कास्ट से है और उसका 98% या 94% या 100% भी आ जाता है, और एक कैंडिडेट है जो SC ST या फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसका अगर 70% या 50% आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट आरक्षण के माध्यम से 60 व 70 वाले को दिया जाता है,
90 या 95 वाले को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आरक्षण है एक, ये जंजीर है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये देखने को रिजल्ट मिलता है तो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं। सर क्या करते हैं? तो अपनी खेती बाड़ी सोचिएगा, कितने परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? दूसरा लड़का है। तो लड़का कौन सी क्लास पढ़ रहा है? तो जो लड़का है इन्होंने भी कुछ अंक प्राप्त किए होंगे 10th में, 12th में। सरकारी स्कूल से पढ़े थे। बहुत अच्छा है कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल की मैं बात करता हूँ, वो फीस ऐंठते हैं, हर जगह पे पैसे मंगवा लेते हैं, भाई इसका पैसा चाहिए, उसका पैसा चाहिए, अब इसका चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एक सरकारी स्कूल में जहाँ पे इतनी बढ़िया टॉप सर्विस भी मिली हुई है बच्चे के लिए, बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, उसकी केयर होती है। और खासकर मैं बोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं पढ़ करके निकला हूँ। तो वहाँ पे एक बच्चा 86% या 98% ले रहा है तो खास है कुछ ना कुछ। सिर्फ चाहिए जागरूकता चाहिए हमें, और हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से दूर करके सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएं और हम अपने बच्चे के एजुकेशन का हक उनको दिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जैसे कि हमारे साथ में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, दर्शक भी हैं और आपकी क्लास के भी बच्चे हैं, आपके स्कूल के भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चे 9th 10th में अभी जैसे कि आए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस एजुकेशन के बारे में? क्या उनको बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से ही मिलती है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में कट योर लाइफ। हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हमें सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही कहा है। शॉर्टकट जाने का अगर विचार किया ना कहीं आप अगर पहाड़ में भी शॉर्टकट चढ़ने का कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, तो उसके बाद में कहीं ना एक्सीडेंट तो होना ही होना है और असफल हो जाओगे। उससे अच्छा है कि मेहनत कर लो, थोड़ा डट के कर लो, सीरियस तरीके से कर लो, अपने आप को कॉन्सेप्ट एक जगह डाल के कर लो, अपना गोल बना के कर लो, आपको सफलता सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये सच्चाई है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तरफ से, हमारे ICTM ग्रुप की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से आपको, आपके गुरुजनों को, आपके स्कूल को, आपके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और एक एरिया का नाम रोशन किया है, एक सरकारी स्कूल का नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं प्रिया और उसके माता पिता को बधाई देता हूँ जी कि इस छात्रा ने न केवल स्वयं का, माता पिता का और विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपितु पूरे भोजावास का नाम रोशन किया जी। जहाँ तक विद्यालय की बात है, हमारा जो विद्यालय है जिले में प्रथम पायदान पर है छात्र संख्या के मामले में, जिले में नहीं। सभी सब्जेक्ट के टीचर मौजूद हैं यहाँ पर, 2 शिफ्ट में लगता है और सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है। और एक्स्ट्रा क्लासेस तो यहाँ की हॉबी है, आदत में शुमार अध्यापकों के एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और यदि कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है तो उसके के लिए टीचर हर समय तत्पर रहते हैं, फ़ोन पर भी उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो सर जैसे कि सबसे पहले श्रेय जाता है आपको और आपके पूरे विद्यालय को, उसके बाद में उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को एक प्रेरित किया और आगे बढ़ाया। तो स्कूल के अंदर जो और बच्चे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीखने का स्तर होता है, निगम स्तर सभी बच्चों का समान नहीं होता, डिफरेंट लेवल होता है और हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर प्रस्तुत है। ये हमारे स्कूल के अंदर 3 बच्चे हैं जिन्होंने अभी गणित के अंदर 100 में से 100 अंक कर दिए। जी। और इन्होंने जो अपनी परीक्षा की तैयारी की है वास्तव में बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की है। उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने विशेष तौर के ऊपर इनको तैयार किया था और सफलता की ओर अग्रसर किया। मैं दयानंद जी आपके स्कूल का और सभी अध्यापक गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस लगातार सालों से आप लोग आपका स्कूल कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और बच्चों को सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करते रहेंगे और उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। देखो जी, ये बिल्कुल सही कहा है कि हम जितने भी प्रतिभाएं हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र से जो भी
बच्चा अगर इस तरह से आगे निकल रहा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सम्मानित करके उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना। तो ये एक हमारा फ़र्ज़ है और हम उनको किसी न किसी रूप में उनकी अगर हेल्प भी करनी पड़ेगी तो हम उनकी सहायता भी ज़रूर करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे और उनको मोटिवेट और सम्मानित हम करते रहेंगे। या पूरी हमारी टीम है वो हमारे समय समय पे उनको क्षेत्र में जाकर उनके साथ में जाकर उनको मोटिवेट करती रहेगी। तो मैं आपको बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ, आपके स्कूल का और उस बिटिया का भी, उनके पेरेंट्स का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम साथियों, धन्यवाद।